हेलो एवरीवन। आज हम लोग मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के इस वीडियो सीरीज़ में जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसे वन शॉट में देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हेड इंजरी से। हेड इंजरी जो है, अगर किसी भी रीजन से हेड को, ब्रेन को या फिर स्काल्प को ट्रॉमा होता है, इंजरी पहुंचती है, तो उसे हम लोग हेड इंजरी बोलते हैं। हेड इंजरी बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। ओपन हेड इंजरी हो सकता है या फिर क्लोज हेड इंजरी होता है। ओपन हेड इंजरी के केस में जो स्कल है वहाँ फ्रैक्चर देखने को मिलता है, साथ ही जो ऑब्जेक्ट है वो स्कल को पेनिट्रेट करते हुए इनसाइड द ब्रेन पहुंच चुका होता है और ब्रेन में इंजरी देखने को मिलता है। वहीं क्लोज हेड इंजरी में स्काल्प में किसी तरीके का फ्रैक्चर नहीं प्रेजेंट होता है, या फिर अगर स्काल्प में फ्रैक्चर प्रेजेंट है भी तो स्काल्प जो है वो पूरी तरीके से ओपन नहीं हुआ है, यानी कि क्लोज टाइप ऑफ हेड इंजरी देखने को मिलता है। स्कार्प इज क्लोज बट देयर इज इंजरी इनसाइड द ब्रेन। सो ओपन हेड इंजरी वो उस केस में स्कार्प लेसरेशन या फिर फ्रैक्चर ऑफ स्कल होता है। वहीं क्लोज हेड इंजरी जो है वो 3 टाइप्स का होता है, जिसे हम लोग कंफ्यूजन, कंट्यूजन और फ्रैक्चर बोलते हैं। कंफ्यूजन के केस में क्या होता है कि स्कल के अंदर जो ब्रेन प्रेजेंट है वो पूरी तरीके से हिल चुका होता है, उसे हम लोग जारिंग ऑफ ब्रेन विद इन द स्कल बोलते हैं। वही कंट्यूजन का मतलब है ब्रूइसिंग टाइप ऑफ इंजुरी टू द ब्रेन, और फ्रैक्चर भी क्लोज टाइप ऑफ हेड इंजुरी में आता है। इटियोलॉजी की बात करें तो ट्रॉमा इंजुरी, जो कि आरटीआई के केस में, एक्सीडेंट के केस में, या फिर कहीं हाइट से फॉल करने के वजह से देखने को मिलता है। साइन एंड सिम्टम की बात करें तो आईसीपी इंक्रीज देखने को मिलता है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में चेंजेस देखने को मिलता है, वाइटल चेंजेस, हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, सीएसएफ ड्रेनेज अगर नोज से हो रहा है तो उसे हम लोग राइनोरिया, और अगर ईयर से हो रहा है तो उसे हम लोग ओटोरिया बोलते हैं। नकल रिजिडिटी देखने को मिलता है। इन केस ऑफ स्पाइन इंजुरी विजुअल डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है। प्यूपिलरी चेंजेस जैसे कि कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल या फिर डायलाटेशन ऑफ प्यूपिल्स देखने को मिल सकता है। पेपिलरडिमा यानी कि स्वेलिंग अराउंड द आईज देखने को मिल सकता है, और सीजर भी पेशेंट को आ सकते हैं। डायग्नोसिस की बात करें तो इसमें साइन एंड सिम्टम्स से डायग्नोस किया जा सकता है, हिस्ट्री कलेक्ट करके, और सीटी, एमआरआई, और साथ ही जो भी ड्रेनेज आ रहा है आई से, यानी कि ईयर से और नोज़ से, उसे हम लोग एक ड्राई गॉज पीस में कलेक्ट करते हैं, और जो भी ड्रॉप्स ऑफ ड्रेनेज प्रेजेंट होता है उसके चारों तरफ एक येलो स्टेन देखने को मिलता है, जिसे हम लोग हेलो रिंग साइन बोलते हैं। और साथ ही जो भी ड्रेनेज नोज से या फिर ईयर से आ रहे हैं उसे कलेक्ट करके सीएसएफ टेस्ट के लिए भेजा जाता है, और अगर उस ड्रेनेज में ग्लूकोज प्रेजेंट है तो उसे हम लोग सीएसएफ, उससे ये इंडिकेट होता है कि सीएसएफ लीकेज हो रहा है। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो रेस्पिरेटरी स्टेटस को मॉनिटर करना है क्लोजली हेड इंजरी के केस में। टेम्परेचर, वाइटल्स और आईसीपी को भी मॉनिटर करना है। साथ ही क्रेनियल नर्व फंक्शन को मॉनिटर करना है, और सीजर प्रिकॉशन मेंटेन करना है, जिसमें एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन एज ए प्रोफाइलेक्टिक दिया जा सकता है, और ड्रेनेज के लिए भी पेशेंट को मॉनिटर करना है। नेक्स्ट हम लोग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है सेरिब्रल एन्यूरिज्म। सेरिब्रल एन्यूरिज्म यानी कि ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें अगर किसी तरीके से डायलेटेशन देखने को मिलता है तो उसे हम लोग सेरिब्रल एन्यूरिज्म बोलते हैं। डायलेटेशन ऑफ वाल ऑफ वीक सेरिब्रल आर्टरी, जो भी सेरिब्रल आर्टरी है जिसका वाल वीक हो चुका है उसमें डायलेटेशन देखने को मिलता है, उसे हम लोग सेरिब्रल एन्यूरिज्म बोलते हैं। ये एन्यूरिज्म आगे चलकर रप्चर भी हो सकता है। कॉजेज़ की बात करें सेरिब्रल एन्यूरिज्म की तो क्रोनिक हाइपरटेंशन, यानी कि लगातार हाइपरटेंशन के वजह से जो आर्टेरियल वाल है वो वीक हो जाते हैं, और जिसके वजह से वहाँ पे डायलेटेशन देखने को मिलता है। साथ ही आर्थरोस्क्लेरोसिस के वजह से भी आर्टेरियल वाल में डैमेज होता है। सिगरेट स्मोक, अल्कोहल यूज़, और एक कंजेनाइटल डिसऑर्डर है जिसे हम लोग हेलर डेनलॉस सिंड्रोम बोलते हैं। हेलर डेनलॉस सिंड्रोम में एक कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है जो कि कंजेनाइटल डिसऑर्डर है, जिसके वजह से बाय बर्थ ही जो आर्टेरियल वाल है, आर्टेरियल कनेक्टिव टिश्यू है, उसमें वीकनेस देखने को मिलता है। साइन एंड सिम्टम की बात करें तो यहाँ पे हेडेक, इरिटेबिलिटी, विजुअल चेंजेस, टिनाइटस, हेमीपैरेसिस यानी हाफ बॉडी ऑफ पैरालिसिस देखने को मिलता है, नकल रिजिडिटी और सीजर देखने को मिलता है। डायग्नोसिस के लिए हम लोग सीटी, एमआरआई और सेरिब्रल एंजियोग्राफी कर सकते हैं। मैनेजमेंट में पेटेंट एयरवे को पेटेंट रखना है, ऑक्सीजन और एडमिनिस्टर करना है, वाइटल साइंस को चेक करना है, और टेम्परेचर को रेक्टल रूट
रूट से लेना अवॉइड किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे वेगस नर्व स्टिमुलेट हो सकता है, और साथ ही एन्यूरिज्म प्रिकॉशन को मेंटेन करना है। नेक्स्ट हम लोग सीजर और एपिलेप्सी देखेंगे। तो सीजर का मतलब है अगर किसी भी रीजन से ब्रेन में सडन एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होते हैं, तो उसके वजह से एबनॉर्मल मोटर मूवमेंट देखने को मिलता है, एबनॉर्मल बॉडी में जर्किंग मूवमेंट देखने को मिलता है, इसे हम लोग सीजर बोलते हैं। और अगर सीजर परसिस्टेंटली पेशेंट में देखने को मिल रहा है तो उसे एपिलेप्सी बोला जाता है। सीजर या एपिलेप्सी जो है ट्रॉमा, जेनेटिक कॉज के वजह से, या ट्यूमर या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, यानी कि किसी भी रीजन से मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जो है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है, वो बॉडी में बिल्डअप होते जा रहा है, तो उस वजह से भी सीजर देखने को मिलता है। और टॉक्सिसिटी के केस में, इन्फेक्शन के केस में भी सीजर और एपिलेप्सी देखने को मिलता है। सीजर के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, जैसे प्रोडर्मल स्टेज, ओरा स्टेज होता है, तो उस अलग अलग स्टेज में अलग अलग साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है, जैसे मूड चेंजेस, इरिटेबिलिटी। ओरा स्टेज में क्या होता है कि मोटर एक्टिविटी जो है वो लॉस हो जाता है, बॉवेल ब्लैडर कंट्रोल लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलता है। डायग्नोस्टिक में हम लोग इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम करते हैं, सीटी, एमआरआई और पेट स्कैन करते हैं। एट द टाइम ऑफ सीजर, जब भी पेशेंट को सीजर आ रहा है तो उसका टाइम नोट करना है, एयरवे को क्लियर रखना है और पेशेंट को इंजुरी से प्रिवेंट करना है, और जो भी उसके पास नियर बाई शार्प ऑब्जेक्ट है उसे हटा देना है इंजुरी को प्रिवेंट करने के लिए। अगर नीड है तो ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना है, और जो भी आईवी मेडिकेशन अवेलेबल है उसे देना है, और ये जो इंसिडेंट है उसे डॉक्यूमेंटेशन करना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्ट्रोक के बारे में, या फिर इसे सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट भी बोलते हैं। सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट में जो ब्रेन के अंदर ब्लड वेसल्स है, वहाँ पे थ्रोम्बस या इम्बोलाई के वजह से, या फिर उस ब्लड वेसल्स में रप्चर के वजह से, हेमरेज होने के वजह से, उस ब्लड वेसल्स जिस भी ब्रेन के जिस भी पार्टिकुलर एरिया को ब्लड सप्लाई करता था, वहाँ पे हाइपोक्सिया और इस्केमिया देखने को मिलता है, जिसके वजह से उस ब्रेन के पार्टिकुलर रीजन में इन्फेक्शन या फिर बोल सकते हैं कि डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। इसे हम लोग सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट बोलते हैं। ये थ्रोम्बस के वजह से, इम्बोलाई के वजह से, या फिर रप्चर ऑफ वेसल्स के वजह से देखने को मिलता है। स्ट्रोक के वजह से सेरिब्रल एडिमा हो सकता है, यानी कि स्वेलिंग इनसाइड द ब्रेन, और एग्नोसिया, यानी कि पेशेंट जिस ऑब्जेक्ट को पहले पहचानता था अब उस ऑब्जेक्ट को नहीं पहचान पाता है, इसे हम लोग एग्नोसिया बोलते हैं। एप्रेक्सिया देखने को मिलता है, यानी कि जिन कामों को पेशेंट पहले कर पाता था अब उस काम को करने में असमर्थ होता है। हेमी एनोप्सिया देखने को मिलता है, यानी कि वन साइड ऑफ विजन लॉस देखने को मिलता है, और साथ ही होमोनीमस हेमी एनोप्सिया देखने को मिलता है, यानी कि दोनों आइज़ में पार्टिकुलर एरिया में विज़न लॉस देखने को मिलता है। यानी कि अगर राइट आइज़ का राइट साइड विज़न लॉस है तो लेफ़्ट आइज़ में भी लेफ़्ट साइड में विज़न लॉस, लेफ़्ट आई में भी राइट साइड में विज़न लॉस देखने को मिलता है। फिर से एक बार मैं समझाना चाहती हूँ कि होमोनीमस हेमी एनोप्सिया में अगर राइट साइड के आइज़ में राइट साइड का विज़न लॉस है तो लेफ़्ट साइड के आइज़ में भी राइट साइड का विज़न लॉस देखने को मिलता है। और साथ ही नेग्लेक्ट सिंड्रोम देखने को मिलता है, यानी कि बॉडी का जो वन हाफ है वहाँ पे पैरालिसिस देखने को मिलता है। अगर राइट साइड ऑफ ब्रेन में सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हुआ है तो लेफ़्ट साइड बॉडी पे पैरालिसिस देखने को मिलता है, वहीं अगर लेफ़्ट साइड ऑफ बॉडी में सीवीए देखने को मिला है तो राइट साइड ऑफ बॉडी में पैरालिसिस हो जाता है। और साथ ही प्रोप्रियोसेप्शन अल्टरेशन देखने को मिलता है, यानी कि जो भी पेन का, टेम्परेचर का, टच का सेंसेशन है वो अल्टर हो जाता है जिस साइड में पैरालिसिस होता है। डायग्नोसिस की बात करें तो सीटी स्कैन, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम और सेरिब्रल आर्ट्रियोग्राफी किया जाता है, एमआरआई किया जाता है। मैनेजमेंट में एयरवे को पेटेंट रखना है, वाइटल्स चेक करना है, सक्शन करना है, सक्शन 10 सेकंड से कम समय के लिए करना है ताकि आईसीपी को बढ़ने से रोका जा सके। और सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट के केस में 72 घंटा तक पेशेंट को रिस्क रहता है आईसीपी के बढ़ने का। पेशेंट को एक क्वाइट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, कैथेटराइजेशन करना है क्योंकि पेशेंट में हो सकता है ब्लैडर का फंक्शन लॉस हो चुका हो, और एंटीकोगुलेंट, एंटीप्लेटलेट और डायूरेटिक्स मेडिकेशंस दिया जाता है। एंटी हाइपरटेंसिव और एंटी सीजर मेडिकेशन भी पेशेंट को दिया जाता है।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में। मल्टीपल स्क्लेरोसिस डीमाइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर जो माइलिन सीट है उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, डीमाइलिनेशन हो रहा है, तो उसे हम लोग मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोलेंगे। ये क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, 20 से 50 साल की उम्र में ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसमें पीरियड ऑफ रिमिशन यानी कि ये डिजीज़ नॉर्मल देखने को मिलेगा और साथ ही कभी कभी बीच बीच में एग्जावरेट भी हो जाता है। कॉजेज़ की बात करें तो ऑटो इम्यून कॉजेज़ के वजह से डीमाइलिनेशन देखने को मिलता है। वायरल इन्फेक्शन के केस में भी ये डीमाइलिनेशन देखने को मिलता है। साइन एंड सिम्टम की बात करें तो फैटिग, वीकनेस, एटेक्सिया, वर्टिगो, ट्रीमर, पेन सेंसेशन का कम हो जाना, निस्टेगमस और डिस्फेजिया देखने को मिलता है। साथ ही पेन के लिए, टच के लिए और टेम्परेचर के लिए परसेप्शन कम हो जाता है और डिसेंडिंग पैरालिसिस देखने को मिलता है, यानी कि पैरालिसिस नीचे की तरफ डिसेंड करता है। मेमोरी चेंजेस भी पेशेंट में देखने को मिल सकता है। डायग्नोसिस की बात करें तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफिक फाइंडिंग जो है वो एबनॉर्मल देखने को मिलता है और लंबर पंक्चर करते हैं तो CSF में गामा ग्लोबुलिन का लेवल ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गुलियन बार सिंड्रोम की। तो गुलियन बार सिंड्रोम में भी डीमाइलिनेशन देखने को मिलता है ऑटोइम्यून कॉजेज़ के वजह से, लेकिन यहाँ पे डीमाइलिनेशन जो है वो क्रेनियल नर्व और पेरिफेरल नर्व यानी कि CNS और PNS दोनों के नर्व में प्रॉब्लम डीमाइलिनेशन देखने को मिलता है। ये कुछ दिनों से लेके और कुछ हफ्तों के बाद वायरल इन्फेक्शन के कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों के बाद देखने को मिलता है और इसका रिकवरी धीरे धीरे होता है कि ये 1 साल भी ठीक होने में समय ले सकता है। कॉजेज़ की बात करें तो गुलियन बार सिंड्रोम जो है वो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की वजह से देखने को मिलता है। साइन एंड सिम्टम की बात करें तो पैरास्थेसिया, असेंडिंग पैरालिसिस यानी कि ऊपर की तरफ पैरालिसिस जो है वो असेंड करता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में डिसेंडिंग पैरालिसिस और गुलियन बार सिंड्रोम में असेंडिंग पैरालिसिस देखने को मिलता है। साथ ही इसमें वीक लोअर एक्सट्रीमिटी देखने को मिलता है एंड पेन टचिंग द बॉडी। पेशेंट को जब टच किया जाता है तो वो पेन भी फील कर सकता है। कार्डियक डिसअरिथमिया देखने को मिलता है। गुलियन बार सिंड्रोम में मेजर कंसर्न होता है डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, यानी कि पेशेंट को अगर ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी हो रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट में असेंडिंग पैरालिसिस हो रहा है। डायग्नोसिस की बात करें तो CSF में एलिवेटेड प्रोटीन देखने को मिलता है जो कि ऑटोइम्यून कंडीशन के वजह से होता है और एबनॉर्मल इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम का फाइंडिंग देखने को मिलता है। मैनेजमेंट में सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट किया जाता है, पेन को ट्रीट किया जाता है, रेस्पिरेटरी और कार्डियक स्टेटस को क्लोजली मॉनिटर किया जाता है और साथ ही रेस्पिरेटरी सपोर्ट के लिए पेशेंट को प्रिपेयर करना है। अगर पेशेंट को असेंडिंग पैरालिसिस हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी हो रहा है तो वेंटिलेटर सपोर्ट भी पेशेंट को दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में। तो माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को इफेक्ट करता है। साथ ही ये जो नर्व इम्पल्सेस है उसके ट्रांसमिशन को रोकता है मायोन्यूरल जंक्शन पे। यहाँ पे इसके कॉजेज़ की बात करें माइस्थेनिया ग्रेविस तो इसका मेन कॉमन कॉज है डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ एसिटाइल कोलिन। अगर एसिटाइल कोलिन का सिक्रीशन कम होगा तो मसल वीकनेस देखने को मिलता है और साथ ही अगर एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम, यानी कोलिनेस्ट्रेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि एसिटाइल कोलिन एंजाइम को ब्रेक करता है, जिसके वजह से एसिटाइल कोलिन का लेवल बॉडी में कम हो जाता है और मसल वीकनेस देखने को मिलता है। और अनरेस्पॉन्सिव ऑफ मसल फाइबर टू एसिटाइल कोलिन, अगर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एसिटाइल कोलिन के लिए मसल्स जो है वो अनरेस्पॉन्स शो कर रहे हैं जो कि ऑटो इम्यून के केस में देखने को मिलता है, उस वजह से भी माइस्थेनिया ग्रेविस देखने को मिलता है। साइन एंड सिम्टम की बात करें तो वीकनेस, फैटिग, डिस्फेजिया, डिफ़िकल्टी इन स्वालोइंग और टोसिस यानी कि ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा जिसे हम लोग बोलते हैं, डिप्लोपिया देखने को मिलता है, डबल विज़न, डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग देखने को मिलता है, डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड देखने को मिलता है और रेस्पिरेटरी फेलियर और पैरालिसिस देखने को मिलता है। डायग्नोस्टिक की बात करें तो हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, आई स्पेक टेस्ट किया जाता है, लैब टेस्ट किया जाता है, टेंसिलोन और इड्रोफोनियम टेस्ट किया जाता है। इड्रोफोनियम टेस्ट में इड्रोफोनियम एक मेडिसिन है जो कि टेम्पोररी जो मसल वीकनेस है उसे इम्प्रूव कर देता है
इसके लिए इड्रोफोनियम टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इंटरवेंशन की बात करें तो रेस्पिरेटरी स्टेटस को मॉनिटर करना है, सक्शन को भी रेडी रखना है, इमरजेंसी इक्विपमेंट को भी प्रिपेयर करके रखना है, मॉनिटर स्पीच एंड स्वालोइंग, असिस्ट मसल स्टेटस एंड एंटी कोलिनेस्ट्रेज मेडिकेशन यहाँ पे दिया जाता है ताकि एसिटाइल कोलिन एंजाइम के ब्रेकडाउन को प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पार्किंसन डिजीज़ के बारे में। तो पार्किंसन जो है वो डोपामाइन के कमी के वजह से होता है, जिसके वजह से मूवमेंट प्रॉब्लम देखने को मिलता है और डिसेबिलिटी आगे चलकर देखने को मिलता है। कॉजेज़ की बात करें तो D2 रिसेप्टर साइट है जो कि बेसल गैंग्लिया है, जहाँ पे डोपामाइन के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, उसमें डैमेज होने के वजह से पार्किंसन डिजीज़ देखने को मिलता है। या फिर डोपामाइन प्रोडक्शन साइट में ही डैमेज, यानी कि मिड ब्रेन जहाँ से डोपामाइन का प्रोडक्शन होता है उस साइट में डैमेज के वजह से पार्किंसन डिजीज़ देखने को मिलता है। इसमें हम लोग रेस्टिंग ट्रिमर्स या फिर पिल रोलिंग ट्रिमर्स देख सकते हैं। रिजिडिटी, बॉडी में एक तरह से रिजिडिटी पोस्चर देखने को मिलता है। ब्रेडिकाइनेसिया का मतलब है स्लो मूवमेंट। और माइक्रोग्राफिया यानी कि पेशेंट जो भी लिखता है वो काफ़ी छोटे छोटे अक्षरों में लिखता है। ड्रूलिंग देखने को मिलता है, यानी कि सेलाइवा जो है वो माउथ से बाहर निकलना, उसे हम लोग ड्रूलिंग बोलते हैं। और मास्क लाइक फेस देखने को मिलता है, पेशेंट में कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं प्रेजेंट रहता है। डायग्नोसिस में हिस्ट्री, CT, MRI और लैब टेस्ट करते हैं। मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे क्योंकि डोपामाइन की कमी हो रही है, इसीलिए डोपामाइन एनालॉग और डोपामाइन एगोनिस्ट जिसे बोलते हैं दिया जाता है, जिसका कुछ एग्जाम्पल है लीवोडोपा और कार्बिडोपा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेल्स पाल्सी या फिर जिसे फेशियल पाल्सी भी बोलते हैं, या फिर फेशियल पैरालिसिस भी इसे बोला जाता है। फेशियल नर्व एक मिक्स्ड टाइप ऑफ नर्व है जो कि सेंसरी और मोटर दोनों का काम करता है। अगर किसी भी रीजन से इस नर्व में पैरालिसिस होता है या फिर प्रॉब्लम होता है तो इसके वजह से वन साइड ऑफ फेस में पैरालिसिस देखने को मिलता है। बेल्स पाल्सी या फिर फेशियल पाल्सी में लीजन देखने को मिलता है फेशियल नर्व में। ये लीजन या तो इन्फेक्शन, ट्रॉमा, हेमरेज या मेनिंजाइटिस या फिर ट्यूमर के वजह से देखने को मिलता है। यहाँ पे यूनिलेटरल टोसिस यानी कि वन साइड ऑफ फेस में टोसिस यानी कि वन साइड ऑफ फेस जो है वहाँ पे टोसिस देखने को मिलता है, यानी कि वन साइड ऑफ फेस में जो है वहाँ पे कुछ झुकाव जैसा देखने को मिलता है। साथ ही पेशेंट जो है वो अपने आईब्रोज को राइज करने में अनेबल होता है, स्माइल करने में अनेबल होता है, आईलिड को क्लोज नहीं कर पाता है और साथ ही टेस्ट जो है वो लॉस रहता है। हिस्ट्री कलेक्शन, MRI और CT जो है ये कुछ डायग्नोस्टिक मेथड हैं फेशियल पाल्सी के। और यहाँ पे पेशेंट को इंटरवेंशन की बात करें तो फेशियल एक्सरसाइज करवाया जाता है। आई को प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम ड्राइनेस से, क्योंकि यहाँ पे लगातार पेशेंट का आई जो है ओपन रहता है, इसलिए ड्राइनेस से प्रिवेंट किया जाता है। ओरल केयर लगातार दिया जाता है। साथ ही अनएफेक्टेड साइड जो है वहाँ से पेशेंट को खाने के लिए कहा जाता है। ट्रीटमेंट में हम लोग स्टेरॉयड या फिर एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन देते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पार्किंसन this is all about neurological disease. So if you like this video, please like and subscribe.